चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक और कविता, जिसके बाद हम इस स्टोरी की शुरुआत करेंगे। बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अध बनी इमारतों के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता सदियों का संताप की उपरोक्त चंद पंक्तियां ही नहीं, उनका सारा साहित्य इस बात की गवाही देती हैं कि वे यातना, संघर्ष और उम्मीद के कवि और लेखक हैं। यातना, संघर्ष और उम्मीद की उनकी ये यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उस पूरे समुदाय की है जिसमें उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही जिसकी नियति तय कर दी गई, वे आजीवन उस नियति को बदलने के लिए संघर्ष करते रहे। इसी नियति की ओर इशारा करते हुए वे अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं कि जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में होता तो मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता। लेकिन उन्होंने अपनी नियति को बदलने की चुनौती को स्वीकार किया और इस प्रक्रिया में हिंदी साहित्य की नियति अपनी कविताओं, कहानियों, नाटकों और आत्मकथा जूठन से बदल दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि का हिंदी साहित्य में प्रवेश लंबे समय से सुस्त पड़े ज्वालामुखी के फूंट पड़ने जैसा था, जिसकी आंच पूरे हिंदी साहित्य ने महसूस की। उन्होंने हिंदी पाठकों को उस जीवन से रूबरू कराया जिससे वह अब तक अनभिज्ञ और अनजान था। इस यथार्थ की अभिव्यक्ति की दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पहली, जो पाठक यथार्थ के इस रूप से अपरिचित थे, उन्हें ये बिजली के झटके की तरह लगा। दूसरा, जो पाठक इस यथार्थ की यातना को जी रहे थे, उन्हें अपनी भावना, संवेदना की अभिव्यक्ति लगी। प्रचलित परिपाटी के अभ्यस्त हिंदी साहित्य को ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य को स्वीकार करने में काफ़ी देर लगी। स्वीकृति के बाद भी सारिका ने 10 वर्षों तक उनकी कहानी जंगल की रानी को लटकाए रखा। अपनी आत्मकथा जूठन के पहले भाग में इस पूरे प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि साहित्य के बीच भी एक सत्ता है जो अंकुरित होते पौधों को कुचल देती है। पहली बार राजेंद्र यादव ने हंस में उनकी कहानियां प्रकाशित करना शुरू किया। जब एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि पाठकों के सामने अपनी रचनाओं के साथ आए तो पाठकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी आत्मकथा जूठन की लोकप्रियता का आलम यह है कि 1997 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद उसके पहले खंड के अब तक 13 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरा खंड 2015 में प्रकाशित हुआ, उसके भी 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी आत्मकथा का देश दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सच ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की 2 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा जूठन बहुजनों में भी बहुजन जाति में पैदा होने की यातना और उससे उबरने के संघर्ष का सुलगता दस्तावेज है। ये एक व्यक्ति की आपबीती होते हुए भी एक पूरे के पूरे समुदाय की आपबीती कहानी का जीता जागता दस्तावेज बन जाता है। आप बाबा साहब की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा और जूठन में बहुत सारी समानताएं देख सकते हैं। जो भी इस आत्मकथा से गुजरता है उसे महसूस होता है कि जैसे वह धधकते ज्वालामुखी में कूद पड़ा हो। इस आत्मकथा ने भारतीय समाज के उन सारे आवरणों को तार तार कर दिया जिनकी ओट में सच्चाई छिपाई जाती थी और महान भारतीय संस्कृति का गुणगान किया जाता था। जूठन ने हिंदी के वर्ण जातिवादी प्रगतिशील और गैर प्रगतिशीलों दोनों के सामने एक ऐसा आईना प्रस्तुत कर दिया जिसमें वे अपना विद्रूप चेहरा देख सकते थे। यथार्थ के नाम पर हिंदी साहित्य में परोसे जा रहे बहुत से झूठ को भी ये आत्मकथा बेनकाब करती है और बताती है कि भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से के जीवन यथार्थ का ना तो हिंदी के द्विज साहित्यकारों को बोध है, न उसकी अभिव्यक्ति वे कर सकते हैं। इस आत्मकथा की पहली पंक्ति ही इन शब्दों से शुरू होती है। दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं, ऐसे अनुभव जो साहित्य अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांस ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। उनके 3 कहानी संग्रहों सलाम, घुसपैठिए और सफाई देवता
कहानियों, पाठकों, आलोचकों के सामने एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत की जिससे वे अब तक अनजान थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया का यथार्थ विचलित कर देने वाला और झकझोर देने वाला था। उनकी कहानियों की अंतर्वस्तु और अभिव्यक्ति की शैली सच को इस तरह सामने लाती है कि पाठक का पूरा वजूद हिल उठता है। वह इस सच को सच मानने को तैयार नहीं हो पाता और इसे झूठ मानकर खारिज भी नहीं कर पाता। वह बेचैन और उद्विग्न हो उठता है। वाल्मीकि जी की कविताएं पाठकों को एक साथ कबीर और रैदास दोनों की याद दिलाती हैं। उसमें बहुत कुछ ऐसा जो बिल्कुल ज्वालामुखी के ताजे लाबे की तरह है, आँच एवं ताप भरा। उनका पहला कविता संग्रह सदियों का संताप एक दहकता लावा है। बहुजन समाज के हजारों वर्षों की पीड़ा को अपने भीतर समेटे वे कभी चैन से जी नहीं पाते हैं, सुकून की सांस नहीं ले पाते हैं। जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चित्कारें गूंजने लगीं, जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभुक का कटा सिर। मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंभुक का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी और अपने समाज की यातना को सहते हुए भी किसी समुदाय विशेष या व्यक्ति विशेष से बदला नहीं लेना चाहते। उनका संघर्ष उस व्यवस्था और उन विचारों से है जो इंसान के बीच समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित संबंधों को बनने नहीं देती। वे अपने सारे दुख, आक्रोश और यातना को समेटकर एक न्याय और समता आधारित दुनिया का सपना देखते हैं। इसीलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठुंटे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों से, अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सादर नमन। तो फिलहाल दोस्तों इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।